हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं हमारी MPPSC FSO सीरीज़ 21 को। ठीक है, इससे पहले हमने सारी की सारी सीरीज़ कर दी हैं, मतलब कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, माइनिंग इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट सर्विस और बहुत सारे एग्ज़ाम, मतलब जैसे ग्रामोदय भी हुआ, AG जियोलॉजी एग्ज़ाम भी हुआ, टैक्सेशन असिस्टमेंट एग्ज़ाम भी हुआ है ना। इतने सारे जो हमने MCQ कर लिए हैं। अब बारी है किसकी? 21 जो सीरीज़ नंबर है क्या है? डेंटल सर्जन एग्ज़ाम 2022 की। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे। और ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा जो लेक्चर है आज का बहुत डीप होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट के थ्रू 3 से 4 फैक्ट बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये केवल क्लास MPPSC FSO वालों के लिए नहीं है, बल्कि जितने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ FSO के लिए है, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हो पेपर हम कौन कौन से करा रहे हैं। डेंटल सर्जन हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, मतलब कि MPPSC जितने भी एग्ज़ाम लेता है हम उन सभी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। दैट मीन्स सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको लेटेस्ट अपडेट और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम करने वाले हैं क्या? आज का पेपर है डेंटल सर्जन के बारे में, है ना। और ये पेज है 252। सारे के सारे हमने जो MCQ पेपर हैं वो लगभग ख़त्म कर दिए हैं। कम से कम 5 से 6 बस MCQ पेपर बचे हैं, जिसमें से आज 21 नंबर है। क्या है इसका नाम? डेंटल सर्जन। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं कैसा है ये। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, क्योंकि हम इसमें कई बार इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी स्थित है। क्या वो कैमूर श्रेणी पे है, विंध्याचल श्रेणी पे है, भांडे श्रेणी पे है? आपको ये मैंने पढ़ाया है कि ये श्रेणियाँ विंध्याचल की ही विस्तार है ना। विंध्याचल की ही विस्तार श्रेणी है। बचा कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के 3 भाग हैं। पश्चिमोत्तर में राजपीपला, मध्य में महादेव, और फिर अर्धचंद्राकार श्रेणी में जब हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो मैकल श्रेणी है। ठीक है, तो जो महादेव श्रेणी है उसमें क्या अवस्थित है? धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1350 मीटर। ठीक है, तो और कहीं कहीं लिखा रहता है 1352 मीटर। ठीक है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? महादेव पहाड़ी पे। अब हम इसकी सिचुएशन या फिर इसको देख लेते हैं डायग्राम बना के कि एक्चुअल में इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमने मैप बनाया है ना, रफ डायग्राम बनाया। ये हमारा MP है। इसके बाद जब हम VNST, इसका मतलब पहला क्या है? विंध्याचल। देखो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो क्रम है हमारा इसी प्रकार से है। पहले विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है। अब हम सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 भाग में फैला हुआ है। सतपुड़ा हमारे मध्य प्रदेश में है ना, और ये हमारी उत्तरी क्षेत्र में कौन बह रही है? हमारी नर्मदा। ठीक है, अब हम इसको 3 भागों में जब बांटते हैं तो पहले का क्या नाम है? राजपीपला। फिर सेकंड वाले का क्या नाम है? महादेव श्रेणी। फिर थर्ड वाले का क्या नाम है? अर्धचंद्राकार रूप में फैला है, इसको क्या कहते हैं हम? मैकल श्रेणी। अब महादेव में अवस्थित है होशंगाबाद, और होशंगाबाद में ही अवस्थित है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी में ही जो है धूपगढ़ की चोटी है, और सबसे ऊंची है, और ये कितना है? 1352 या 1350 मीटर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले नदी दी गई है, फिर नदी जल निकासी क्षेत्र दिया गया है, या फिर जला दिया गया है। ठीक है, अब हम पहली नदी देखेंगे। बेनगंगा नदी है, कहाँ से निकलती है देख लेंगे हम। क्या वो सिवनी से निकलती है? जी हाँ, सिवनी। फिर ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, तो बैतूल के मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल में, ये भी हमें ध्यान देना है। फिर नर्मदा देखें हम। नर्मदा कहाँ से निकलती है? हमारे जबलपुर से। गौरी घाट भी अवस्थित है यहाँ पे, किस नदी के किनारे? नर्मदा। ठीक है, फिर बेतवा हम देखेंगे तो विदिशा शहर से भी निकलती है ना। राजघाट परियोजना जब हम पढ़ते हैं तो हमने बेतवा नदी का बहुत नाम सुना है, इसी पर अवस्थित है। तो बेतवा कहाँ देखेगी हमें? विदिशा में, है ना। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है?
मतलब कि जो सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में तापमान भी यदि होता है तो उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो फर्स्ट है बंगाल की खाड़ी से निकटता। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। यदि बंगाल की खाड़ी से निकटता होती तो बारिश अधिक होती तो तापमान कम ही होता। ठीक है, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, ये सबसे बड़ा रीज़न है ना। जब हम देखते हैं कि 23°.15 मतलब जो है 0.5 पे टिल्ट है, जो हमारी कर्क रेखा जो हमारी पाई जाती है वो मध्य प्रदेश के सीधे बीच से निकलती है। तो इसी वजह से तापमान जो है हमारे मध्य प्रदेश में अधिक होता है ना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश में लगभग 25% भाग पर वनों का आवरण है। यदि ये रीज़न है, ये तो ठंडाई होने का रीज़न है, ये तापमान अधिक के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से समीपता, जी बिल्कुल नहीं, कर्क रेखा से समीपता है, इसका ये बड़ा रीज़न है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्या लिखा है इसमें। मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। अब मध्य प्रदेश में मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले हम मैप रफली डायग्राम बना लेते हैं मैप का, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये हमारा मैप है। ओके, क्या लिखा है, काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल है ना, इसमें आयरन पाया जाता है काली मिट्टी में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, हमने एक MCQ में करा दिया है मिट्टी के टाइप्स, और हमने इधर देखा था कि बघेलखंड में क्या पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी। और जब हम बुंदेलखंड का एरिया पढ़ते हैं तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मालवा क्षेत्र में है ना, काली मिट्टी पाई जाती है। और जब हम ऊपरी क्षेत्र में पढ़ते हैं तो यहाँ पे कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे मध्य प्रदेश का मिट्टियों के रूप में ये जो है विभाजन है। ठीक है, अब क्या लिखा है 3rd में कि भिंड और मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, कछारी या जलोढ़ मिट्टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे यमुना भी है, गंगा भी है। तो गंगा और यमुना नदी और बहुत सारी नदियाँ जो हमारे मध्य प्रदेश से भी निकलती हैं, उनके द्वारा मिट्टी लाई जाती है। जल ओढ़ा रहता है, मतलब मिट्टी लाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक है, तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है? एक्चुअल में तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है आपको कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो इसमें पूछा है कि नहीं है ना, नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या पन्ना से हीरा हमें प्राप्त नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम जब मझगवा और हिनौता पढ़ते हैं तो वो कहाँ स्थित है, पन्ना छतरपुर में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो ये तो सही है। तो मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बालाघाट में क्या तांबा नहीं है? जी बिल्कुल है, तांबा है, बॉक्साइड है, फिर मैंगनीज है। कटनी में क्या चूना पत्थर नहीं है? बिल्कुल है, कटनी, सतना है ना, इन क्षेत्रों में चूना पत्थर और लोहे की अधिकता है। सागर में क्या मैंगनीज है? बिल्कुल नहीं, सागर में मैंगनीज नहीं है। और मैंगनीज कहाँ पे है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला जैसे क्षेत्रों में मैंगनीज पाई जाती है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। 6 देखेंगे हम, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जितने भी टाइगर रिजर्व हैं आपको याद करने हैं, और अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, किनको चेंज करके टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की अधिकता है, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की अधिकता है, बारहसिंगों की अधिकता है। इन सारे फैक्ट्स को आपको पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 7 क्वेश्चन। ओके, हाँ, ये करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में 2 राज्य रहे हैं, मिजोरम और असम। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था, आपने देखा हुआ था कि आग से भी जल रहा था। इन दोनों राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, है ना, जनजाति से रिलेटेड भी चल रही थी। ओके, अब हम जो 8 क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि क्या लिखा है। पहले तो खिलाड़ी दिए हैं और खेल से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब जैसे हमें क्या करना है, अभी जो न्यू 2025 में जितने भी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों से संबंधित उनके खेल, दूसरा उनका जिला कहाँ से वो संबंध रखते हैं, वो हमको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो,
चारों तो आपसे नहीं आ सकते, हो सकता है आपसे चारों आए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों को चारों नहीं आते। तो किन किन का नाम सुना है आपने? चिंकी यादव का सुना है हमने, मुस्कान किरार का सुना है। मैंने तो ये दो बहुत अच्छे से सुने हैं, एक चिंकी यादव, एक मुस्कान किरार। तो चिंकी यादव क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं, और मुस्कान किरार तीरंदाजी है। मुस्कान किरार कहाँ से संबंधित है? हमारे जबलपुर से। तो ये जब दो आते हैं तो यहाँ पे देख लो, हमने जैसे पहले का 2 लगाया है, ठीक है, पहले का 2 लगाया, फिर मुस्कान किरार का सी का 4 लगाया। तो सी का 4 कहाँ है? ये रहा। पहले का 2 कहाँ है? यहाँ। दूसरे ऑप्शन में ये सब नहीं है, यदि जो है तो फिर उसमें पहले का 2 नहीं है। तो मतलब यदि आपसे 2 भी आ रहे हैं ना, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप पे बन जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे इस तरीके से सही हो जाएगा, फिर हम 2 और फिर वैसे भी हमारे सही हो जाएंगे कि हम क्या लगाएंगे? अक्षत जोशी का संबंध किससे करेंगे? घुड़सवारी से। और खम्मन सिंह का किससे करेंगे? फिर हॉकी से, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन डिलीट था तो इसके नंबर आपको मिलने हैं, ठीक है। अब देखो ये लिखा है, योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 मिला था? तो मल्लखंब से संबंधित। अभी हमें क्या पढ़ना है? एग्जामपीडिया में एकलव्य किसे मिले हैं, है ना। और जितने भी सारे अवार्ड हैं, किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसको एकलव्य अवार्ड मिला है, किसको प्रभास जोशी अवार्ड मिला है, कौन से खिलाड़ी हैं, किस जिले से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित है, ये हमें याद करना है। ये तो पुराना है फैक्ट, अब हमें नए याद करके चलना है, ठीक है। उसके लिए आप या तो एग्जामपीडिया ले लो, या तो आप अभी यूट्यूब से ही वीडियो बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सॉरी, वीडियो बनाना कह लिया, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम 11 नंबर पे को देखेंगे कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस, देखो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस मतलब कि जो पोर्ट्स लगे रहते हैं हमारे जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड में ही ऐसे पोर्ट होते हैं जिससे हम जो आउटर या एक्सटर्नल जो है चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम माउस का यूज़ करते हैं तो उसमें एक बीच में कर्सर टाइप का रहता है जिसको हम स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ट्रैक बॉल टाइप का कहलाता है। तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसको हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, है ना। मॉनिटर पे हम कुछ चीज़ें इंटर करते हैं, मेन्यू दबाते हैं, वो इनपुट देना होता है ना, मतलब कि निर्देश देना, इनपुट देना। फिर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें पता है कि ये हार्ड कॉपी निकालता है, तो ये प्रिंटर। प्लॉटर भी प्रिंटर की ही उसमें श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये दोनों भी हार्ड कॉपी निकालते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आउटपुट, जो आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ओके, अब एआई का जनक पूछा है तो जॉन मैकार्थी, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, नो रॉकेट साइंस। फिर संगणक में मेमोरी, दैट मीन्स कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है ना। बाइट है क्या? निबल है क्या? मेगाबाइट है? नहीं, बिट है, ठीक है। 8 बाइट होते हैं एक बिट में, तो ये जो है क्या हो जाएगी? हमारी कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी क्या हो जाएगी? बिट। हाँ, यदि कुछ ऐसे शब्द आए जो आप पे हिंदी में पढ़ते नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में बहुत जल्दी देख लो उसको। इंग्लिश में देख लो, जैसे अभी उसमें संगणक लिखा है, हमें नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिखा है? कंप्यूटर है, द स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज, है ना। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 14, ई पाठशाला। ई पाठशाला ऐप मेरे मोबाइल में वैसे भी इंस्टॉल है, इसमें बहुत सारी पुस्तक मिल जाएंगे आपको, चाहे वो एनसीईआरटी हो और किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ऐप है। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं बुक्स लेने के लिए और आप चाहते हैं कि इसकी बेसिक टू बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर लें, एनसीईआरटी बुक्स ले लें। अब एनसीईआरटी भी बहुत महंगी आती हैं जब आप पहली कक्षा से 12th तक लेते हैं, तो ठीक है। तो ये जो ऐप है, सारी व्यवस्थाएं इसमें है, सारी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की उपलब्ध है और अनदर बुक्स भी, ठीक है, एज ए स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। तो ये किससे संबंधित है? बुक से संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है। इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। देखो 15 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंटी वायरस है, मतलब वायरस से बचाता है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है? नॉर्टन। इसके बारे में हम पुराना एमसीक्यू भी लगा चुके हैं, उसका भी यही आंसर है। एडवेयर से हमें समझ में आ रहा है एडवर्टाइजमेंट जो हमारे मोबाइल पे आती रहती है, हम कोई भी साइट खोलते हैं ऐड ही ऐड आती रहती है। फिर ट्रोजन हार्स हमें पता है कि एक ऐसा बोल सकते हैं मालवेयर जो एक प्रकार से हमें दिखता तो है कि ये यूजेबल है या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं और ये एक प्रकार से वायरस रहता है, ठीक है। हमारी जो फाइल है
उनमें वायरस फैलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रोजन हार्ट। मतलब देखने में तो हमें सही लगता है बट ये हानिकारक होता है हमारे कंप्यूटर के लिए या फिर डिवाइस के लिए, ठीक है। ओके, ये 15 क्वेश्चन था ना, 16 ये रहा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। राजा भोज की राजधानी कौन सी थी, तो ये धारा नगरी थी। राजा भोज, जब हम परमार वंश पढ़ेंगे तो उसमें राजा भोज आते हैं, है ना। इनके पिता सिंधुराज थे, राजा भोज इनके बेटे थे और इन्होंने बहुत सारी स्थापत्य कला में भी योगदान दिया है। साथ में इन्होंने अपनी कृतियाँ जितनी भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं की, जैसे तत्व प्रकाश हुआ, है ना, सम्रांग सांगर हुआ, है ना, और फिर युक्ति कल्पतरु, ऐसी ऐसी बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे जब हम इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल लगभग 1000 से 1055 के बीच माना जाता है, ठीक है। और ये हमारे मालवा क्षेत्र में बहुत प्रमुख है। ओके, अब देखो, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा, अब क्या लिखा है, राजा शाह है, विक्रम शाह है, या शंकर शाह है, या फिर विष्णु शाह है। तो देखो, गोंडवाना जब हम रियासत पढ़ते हैं, क्या गोंडवाना रियासत है ना, गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ते हैं, तो हम संग्राम शाह, रानी दुर्गावती जैसी बहुत ही प्रसिद्ध शासकों के बारे में पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में अंतिम जो गोंडवाना शासक हैं वो कौन थे, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ठीक है। ये दोनों, ये पिता थे, ये पुत्र थे। तो ये दोनों क्या करते हैं, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ रहते हैं। इनके क्षेत्र में जो रेजिमेंट रहता है वो कौन सा रहता है, क्लार्क, और उसके अत्याचारों के विरुद्ध ये युद्ध करते हैं, समझ लो, है ना, विरोध करते हैं उनका। और फिर ये बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए कविताओं के माध्यम से उनको अपना संदेश पहुंचाते हैं, है ना, कविताओं के माध्यम से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना, कि कौन कविताओं के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाता था, तो कौन है वो, रघुनाथ शाह और शंकर शाह। लेकिन फिर धोखेबाजी कौन कर देता है, गिरधर लाल दास जो है विश्वासघात कर देते हैं इनके साथ। और अंग्रेज क्या करते हैं, 18 सितंबर 1858 को इन दोनों को, मतलब कि इनको, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा देते हैं। तो ये है इनकी वीरता, ठीक है, जो 1857 में हम पढ़ते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ओके, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 17वां। अब हम करेंगे 18 क्वेश्चन। सांची स्तूप के बारे में पढ़ा है। देखो, मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे मौर्य शासन तक हिस्ट्री को पढ़ा दिया है ना। अब सांची स्तूप का बोला है तो ये कहाँ पे है, पहली बात तो रायसेन में है ना। किसने निर्माण कराया था, अशोक ने। यहाँ पर 3 जो हैं स्तूप हैं, एक को महान स्तूप, एक को काला स्तूप बोलते हैं। और यहाँ पर बुद्ध के जो 2 शिष्य हैं, महामुगलायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था, मतलब मौर्य शासक द्वारा किया गया था। और फिर पुनर्निर्माण शुंग शासक और सातवाहन शासकों द्वारा किया गया था, है ना। तो ये जो है इसके बारे में फैक्ट है। और फिर यूनेस्को में भी इसमें शामिल किया गया था इस स्थल को। तो किसने कराया, तो सबसे पहले तो हम अशोक का ही नाम लेंगे मौर्य काल में। हाँ, ये अमृतलाल बेंगड़ है। यदि आपको कहीं भी ये शब्द मिलता है या ये नाम मिलता है, तो अमृतलाल बेंगड़ का संबंध केवल चित्रकला से नहीं है बल्कि साहित्य से भी है। कहीं कहीं आपको साहित्य कला में ये सही मिलेंगे और चित्रकला में सही मिलेंगे। यदि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको दोनों सही करने हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आए। भीलट बाबा, भील ही शब्द है यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है आप सहरिया बैया भारिया डालें। तो भीलों से के प्रमुख देवा है भीलट बाबा। और कहाँ भील कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये पश्चिम साइड जो है हमारे मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, देखो 21वां क्वेश्चन है और इसकी डेट भी 21 ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान को प्रारंभ किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बात तो जो योजना प्रारंभ हुई है वो किसके योजना के अंतर्गत हुई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हुई है ना। अब कौन सी हुई है, पंख योजना, PANKH, है ना। ये इंग्लिश में भी लिख लो। अब मैं क्यों कह रही हूँ इसे इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि देखो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। पंख योजना पहली बात तो किसके योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब कब स्टार्ट हुई थी, 24 जनवरी 2021 को, है ना। 21वां क्वेश्चन है, 21वां डेट है, तो 2021 को पंख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हुई थी, ठीक है।
अब इसमें जो पंख है ना, ये शब्द, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और भविष्य में भी संभावना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पंख का फुल फॉर्म PNKH। देखो, P से है प्रोटेक्शन, A से है अवेयरनेस, N से है न्यूट्रिशन, K से है नॉलेज और H से क्या है हेल्थ, और H से क्या हो गई हमारी हेल्थ और हाइजीन। ठीक है, डबल H इसमें जोड़ लेंगे, हेल्थ और हाइजीन। फिर यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि पंख योजना में A से क्या तात्पर्य है, तो A से हमारा क्या तात्पर्य है, अवेयरनेस से। वहीं P से पूछेंगे तो प्रोटेक्शन, फिर N से पूछेंगे तो नॉलेज बोल दिया, न्यूट्रिशन। देन K से पूछेंगे तो नॉलेज आएगा, और फिर H से जब हम पूछेंगे तो क्या आएगा, हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये योजना इस तरीके से समग्र रूप से बनाई गई है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या आया हमारा 22 क्वेश्चन। देखो, मैंने आगे से ही बोला था ये लेक्चर बहुत बड़ा खींचने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ा रही हूँ इसको। अब ये देखो, जब हम 22 क्वेश्चन पे जाएंगे, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखो, योजनाएं जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने योजनाएं जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड है ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो किसानों से संबंधित योजनाओं को हमने बहुत पहले ही कर लिया। देखो, कौन कौन सी योजनाएं हो चुकी हैं। पहली महिलाएं की योजना हो चुकी है, दूसरा कृषि से रिलेटेड, तीसरा रोजगार से और शिक्षा से रिलेटेड हो चुकी हैं। ये 4 टाइप्स जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब उसी से रिलेटेड ये योजना है कौन सी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। पहली बात कब स्टार्ट हुई थी, तो हमें पता है सितंबर 2020 को ये स्टार्ट हुई थी। और एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो कितनी है, 4000। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको पलट दे और बोल दे कि आप वर्तमान में कितनी मिलने लगी है, तो वो कितनी मिलने लगी है, 6000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना जो है, इन पे विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को आवास की सुरक्षा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो हमेशा सम्मिलित ही होंगी, जो नेगेटिव या केवल मात्र इस टर्म से यूज़ होती हैं तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब लिखा है इस योजना का प्रारंभ भोपाल जिला मुख्यालय, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, प्रोफेसर शरद पकारे को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। अब ये स्पीडी पढ़ना पड़ेगा, इंडिया लेवल पे क्वेश्चन है, तो व्यास सम्मान 2020 का। अब हमें क्या पढ़ना है, 2025 के करंट अफेयर। ठीक है, अब 25 हम देखेंगे। सिंगौरगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सिंगौरगढ़। देखो, पहले हमने गोंडवाना वंश पढ़ लिया है ना, गोंडवाना वंश से रिलेटेड हमने शंकर शाह, रघुनाथ शाह को देख लिया। अब क्या आया, सिंगौरगढ़ का किला। तो जो शंकर शाह है उनके द्वारा सिंगौरगढ़ को गढ़ा से सिंगौरगढ़ राजधानी बनाई जाती है, क्योंकि मुगलों के अटैक हो रहे थे। ठीक है, फिर जब रानी दुर्गावती आती हैं तो सिंगौरगढ़ से राजधानी जो हमारी क्या बनती है, तो क्या बन जाती है, चौरागढ़। ठीक है, तो जो रानी दुर्गावती हैं वो क्या राजधानी बनाती हैं, सिंगौरगढ़ को चेंज करके चौरागढ़। और चौरागढ़ कहाँ पर है, चौरागढ़ कहाँ पर है, हमारे नरसिंहपुर में, और सिंगौरगढ़ कहाँ पे है, हमारे दमोह में। ठीक है, तो चौरागढ़ जो है किसने बनवाया था, संग्राम शाह ने ही बनवाया था। ये चीज़ हमें याद आके चलना है। और फिर जो हमारी रानी दुर्गावती है उनका मुगल जो हमारे सेनापति हैं कौन है, आसफ खां। आसफ खां को भेजते हैं कौन, अकबर। और 1564 में इनके मध्य नरई का युद्ध होता है, नरई का युद्ध। रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य नरई का युद्ध होता है, जिसमें रानी दुर्गावती अपने सेनापति आधार सिंह के साथ पराजित हो जाती हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जो आधार ताल है, जबलपुर में हम पढ़ते हैं, है ना, रानी ताल है, आधार ताल है, इन्हीं के नाम पर ये ताल निर्मित किए गए हैं। ठीक है, ओके, अब हम सेकंड देखेंगे। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोनों नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का भी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www वर्ल्ड वाइड वेब का मूल प्रोटोकॉल है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये कोई मतलब नहीं है। अब URL का तात्पर्य पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है। अब हम उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। क्या करता है? ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम जो जैसे फ्लिपकार्ट है शॉपिंग करते हैं, है ना, तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना या इलेक्ट्रॉनिक के रूप से व्यापार करना, सामान वामान नहीं, इसके अलग कुछ और भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है। तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, मतलब इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे 30 की कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है के लिए कौन सी संगणक भाषा मतलब कंप्यूटर भाषा का यूज़ किया जाता है? जावा और फ्लो। ठीक है, दोनों आंसर सही हैं। किसी ने एक भी लगाया होता तो दोनों आंसर उसके सही रहते। ठीक है, अब बेनगंगा नदी बहती है कहाँ से? हमारे सिवनी और बालाघाट से। तो यहाँ पे सिवनी है ही नहीं, तो बैतूल है, खंडवा है, डिंडोरी है, तो ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। बाकी क्या आ जाएगा? हमारा बालाघाट। ठीक है, चंदेरी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी अशोकनगर जो है हमारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ी हमने सुनी भी होगी, तो वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मटकी नृत्य की बात करेंगे तो माँ से मटकी, माँ से मालवा, इस तरीके से रिलेट कर लेना, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर चिड़ी खो जो पर्यटन स्थल है, देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई भी चीज़ की हेल्प नहीं कर सकती, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? चिड़ी खो जो पर्यटन स्थल है किस जिले से संबंधित है? तो ये राजगढ़ से संबंधित है ना। कभी बिहारी का किस राज्य से संबंधित है? देखो इसमें तीन आंसर दिए हैं जो कि गलत है। कभी बिहारी, देखो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 4 राज्य हो, उसकी बहुत संभावना रहती है कि उसका आंसर मध्य प्रदेश ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा ले रहा है, तो उसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो कभी बिहारी जो है कहाँ से संबंधित है? हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जिले की बात करें तो कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। ठीक है, ओके। आप क्या बात कर रहे हैं? राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की वरिष्ठ से कनिष्ठ मतलब कि बड़े से छोटे सही क्रम में बनाना है, तो पहले कौन? कैबिनेट मंत्री रहता है, देन राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव। रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई भी। देखो 37 क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विपक्ष का नेता कौन सा है? विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, है ना, विश्वनाथ तामस्कर। फिर विष्णु विनायक सरवटे कौन है? फिर यदि बोला जाए तो ये कौन है? हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष है पहले। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? कुंजीलाल दुबे। फिर जो बीजी घाटे हैं कौन है? वो पुलिस महानिरीक्षक हैं पहले। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से फैक्ट हमें याद करने हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रहती है? तो मंत्रिमंडल किससे बनता है? मुख्यमंत्री और उनके जो करीबी हैं, जिनको जैसे गृह मंत्रालय दिया जाता है, और फिर और बोल सकते हैं गृह मंत्रालय हो गया हमारा, फिर सड़क मंत्रालय हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे मंत्रालय इनको दिए जाता है, और इनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए टोटल सीट के, तो वो क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल। ये इसका आंसर क्या है? सर्वोच्च संस्था कौन होती है? मंत्रिमंडल। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का गठन की बात करी गई है? तो हमारे जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग 9वां, है ना। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? 243 से लेकर 243N तक। अब इसमें क्या है? 243 लिख लो, फिर ए लिख लो, इधर भी 243 लिखना, फिर ये BCDEFGHIJ के N तक ऐसी रहती हैं। आपको ये सारी की सारी रटनी पड़ेंगी, है ना। 243 देन ABCDEFGHIJKLMN, इस तरीके से पूरी की पूरी जितनी भी हैं आर्टिकल आपको ग्राम पंचायत से रटने पड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। तो पहले इसमें देखेंगे हम 243 में परिभाषा दी होती है ग्राम पंचायतों की, है ना, परिभाषा दी होगी। फिर पहले जो 243 का या फिर 243 जो ए है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करी गई है। फिर बी से हम क्या ले लेंगे? बिल्ड मतलब क्या होता है? निर्माण। तो ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात करी गई, यहाँ पे गठन और निर्माण कैसे होगा उसके बारे में। ठीक है,
सी से संरचना नाम आ जाएगा, तो इसमें ग्राम पंचायतों की संरचना की बात करेंगे। फिर डी से क्या हो जाएगा, डाउन, इनका डाउनफॉल चलेगा, तो फिर हमें ग्राम पंचायत में आरक्षण की सुविधा देनी पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने जो है ट्रिक करके याद किया था। फिर ई से इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन में क्या टाइम लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टाइमिंग की बात चलेगी, समय की बात करेंगे, ठीक है। फिर ऐप से हम फंड जुटाएंगे, है ना। जी से जीनियस, मतलब कि शक्तियों की बात करेंगे, जीनियस मूवी आपने देखी होगी। है हेल्थ, इससे क्या करेंगे, इससे को हाइपर टैक्स लेको, हाइपर जब टैक्स लिखेंगे तो इसमें टैक्स की बातें चलेंगी। आई से हम इनकम टैक्स की बारे में बात करेंगे, या जो है वित्तीय आय के बारे में बात करेंगे। जे से क्या करेंगे, जांच, जांच मतलब ऑडिट करेंगे, ठीक है। के से किंग 11 या इलेक्शन, इस तरीके से हम उसको रिलेट करेंगे। फिर एल से जो हम किन क्षेत्रों में ये जो पंचायत है लागू होगी और किन क्षेत्र में नहीं होगी वो हम याद करेंगे। एम से मना, और फिर ना से, ये इतना आप सिंपल आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड। ओके, हमने ये कर लिया। कह दिया मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था, तो 2018 में ही इसको घोषित कर दिया गया था, 2 अक्टूबर, मतलब कि गांधी जयंती के दिन। अब हम क्या पढ़ेंगे, 41। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था। देखो अभी तक क्या क्वेश्चन आ रहा था, मझगवा, हिनौता, ये किससे संबंधित है, कहाँ पर है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अब क्या लिखा है कि उत्खनन का कार्य किसको दिया गया है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद करना है। 42 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना सेल में संचित है, बिल्कुल सही है, गोंडवाना सेल में ही कोयला पाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल है, खुद है ना। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तरी साइड है, ठीक है। पाथारखेड़ा बैतूल में है, बिल्कुल है, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से कोयला क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, इसीलिए पहला एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोह पानी हमें पता, सुहागपुर हमें पता, पाथारखेड़ू अभी बैतूल पढ़ा है हमने, तो ये क्वेश्चन वैसे भी सही है। ओके, हमारे 5 क्वेश्चन बस बचे हुए हैं। 44 देखेंगे हम। अब इसमें क्या लिखा है, सिंचाई परियोजना और फिर नदी मिली है, तो इसमें क्या दिया है, नहीं, इसको क्वेश्चन को पहले देखो, पूछा क्या है उसने, तो उसने पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पे नहीं है, बिल्कुल है। तवा परियोजना तवा नदी पे नहीं है, बिल्कुल है। पैंच परियोजना पैंच नदी, देखो ये तो नाम से ही रिलेट हो रहा। फिर क्या कोलार परियोजना बेतवा नदी पे है, बिल्कुल नहीं, है ना। ओके, नर्मदा नदी पे ही है शायद। अब ये देखो, बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त है, तो बालाघाट और सिवनी में कौन सी नदी हम पढ़ते आ रहे हैं अभी 2 बार से, तो बेनगंगा नदी, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बेनगंगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है। हम जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत उप जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, बिंजवार, नरोतिया, रायमैना, कटमैना, बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया भी रहता है, रायमैना, ये या है, रायमैना, कटमैना, ये किसकी जनजाति हैं, तो बैगा जनजाति की हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्व में, सॉरी, है ना, हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ पाई जाती हैं, हम इधर बात करेंगे, तो ये जो इस स्थान में पाई जाती है हमारी बैगा जनजाति, ठीक है। तो जो बड़ोया है हमारी इस जनजाति का उपजाति नहीं है। अब इसमें क्या पूछा है, जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है उसके घटकों के मूल्यों का मापने का क्या स्कोर रहता है, तो 0 से 100 तक रहता है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उस क्वेश्चन में। 48 देखेंगे हम। हाँ, सेंसस से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, तो आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर निम्न में से कौन सा है, तो 236। ओके, इसको याद करके चलना ही है। फिर कोयले की परत मध्य प्रदेश के जिले में है सबसे मोटी, भारत की सबसे मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो वो है सिंगरौली। ओके, इजी। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पढ़ी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना जो है के तहत दी जा रही राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाएगी, तो इसमें भी 4,000
मध्य प्रदेश में लिखा, देखो पहले क्या थी, किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 दिए जाते थे, ठीक है। फिर इनको देख के हमारे मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई सितंबर 2020 को। फिर क्या करा गया, इसमें पहले 4,000 रुपये देने लगे, इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया। फिर इसके बाद 4,000 से 6,000 कर दी। फिर हमारे किसानों को अब 12,000 मिलती है केंद्र और राज्य से। बट अभी पूछा है कितना, तो 4,000 ही देंगे, ऑप्शन में 6,000 है भी नहीं, है ना। ओके, हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।